हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपकी क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये सब हम आपको अपनी वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको इस वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो है ये क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। उनका साइंस का चैप्टर 2 है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। देखिए, पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। तो देखिए, हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ ही लिया था। तो उस टाइम पे जब हमने इसको छोड़ा था, तो हम इसे जो डिजीजेस में दे रखे हैं कि भाई कौन सी डिजीज है, किस वजह से होती है, ये वाले टेबल हम उस टाइम पे कर रहे थे। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, तो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बीमारियां हैं, क्वेश्चन इनसे ये बनता है कि बीमारियां जो हैं कि कैसे फैलती हैं। ठीक है, मतलब होती कैसे है, बैक्टीरिया से हो रही है, कोई कोई किससे हो रही है, कोई वायरस से हो रही है, कोई किससे हो रही है। ठीक है, वायरस से है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एक तरह से पॉइंट बन के या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है। अब देखो, आपको जो इस तरफ का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि आपको अब इस दौरान क्या करना चाहिए अगर कोई बीमार व्यक्ति है, तो यहाँ पे सारे आपको बता रखा है, प्रोवाइड करा रखा है कि भाई एक व्यक्ति के लिए आपको क्या करना है जो बीमार है ना, किस तरह से आपको उससे देखभाल करनी है। तो जैसे मतलब उसको दूर रखना है सबसे। ठीक है, उसके जो सामान वगैरह है उसको अलग करना है, खाने पीने की चीजें, कपड़े वगैरह। ठीक है, ताकि ये बीमारी फैले ना। ठीक है, और इसमें जो मिडिल में आपको दे रखा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, का मतलब है कि ये फैलता किस किस में है। ठीक है, ये हमने टेबल आपको बताई दी थी, आप लोग इसे गौर से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रखते हैं। अब देखो, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। देखो, अभी हमने देखा कि किस तरह की जो बीमारियां हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमंस में हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स में कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काउज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease. तो आप लोग इसका नाम याद रखना है कि एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि मोस्टली ह्यूमंस और किसमें होगी, कैटल्स में होती है। कैटल मतलब जैसे गाय भैंस वगैरह हो गई उनमें। और देखो, ये किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से। और देखो, आपको मैं ये पॉइंट्स क्यों लगा रही हूँ, ताकि आप लोग इसको समझ पाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, और मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से याद रखना और अपने इन पॉइंट्स को क्या करते रहना, आप लोग कॉपी में भी लिखते रहना। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर ये आपके एग्जाम में बन रहे हैं तो आप लोग इसे अच्छे से अटेंड कर पाओ। अब देखो, देन उसके बाद डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी कि प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो येलो बॉक्स में आपको नजर आ रहा है, इसमें ये किसके बारे में। देखो, ये जो बॉक्सेस हैं जो आपको इसमें प्रोवाइड हो रखे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, बच्चे इनको इग्नोर कर देते हैं कि भाई हमारे चैप्टर का तो पार्ट है ही नहीं, तो हम इसे क्यों देखें, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे दे रखा है ये सब कुछ। अब देखो, इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, पहले से हम रफ कर लेते हैं ना, मिटा लेते हैं पहले से अच्छे से। ओके, देखो, इसमें आपको किसके बारे में बता रखा है, रोबोट कॉच। देखो, 1876 की बात है, उन्होंने किस चीज का डिस्कवर कर, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 9th 10th में भी आते हैं क्वेश्चन, और आगे भी बनते रहेंगे जब तक आपके पास साइंस रहेगी। अब देखो, रोबोट कॉच है, उसने डिस्कवर करा था बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम कौन सा, बैसिलस एंथ्रेसिस, विच काउजेज एंथ्रेक्स डिजीज। यानी कि अभी हमने ऊपर देखा कि एंथ्रेक्स जो डिजीज है बैक्टीरिया से होती है, जो कि कैटल्स में, ह्यूमंस में होता है। और ये इसकी खोज किसने करी थी, रोबोट कोच ने करी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना, इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेक्स, सॉरी एंथ्रेक्सिस। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, तो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि हम पढ़ रहे थे ये वाला पॉइंट कि डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की वजह से, मतलब सॉरी, कि जो प्लांट्स है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आप लोग इन चीजों को भी ध्यान से देखिए। ओके,
अब देखो कौन सी बीमारी होती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे बीमारी होती हैं। अब देखो बहुत सी बीमारी जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, इनमें भी होती है। शुगर केन हो गया, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है, इन सब में सारी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया से होती है। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि आप देखो इनकी खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। खेतों के जो खेती बाड़ी होती है उस टाइम पे ये जो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, इनमें बीच में ही ये बीमारी लग जाती हैं। और देखो सम मच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ओके, जिसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं किसके यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, यानी कि आपने देखा है कि किसान खेतों में कुछ छिड़काव करते हैं दवाइयों का, तो ये कुछ इसीलिए करते हैं ताकि ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाए। तो देखिए इस वाले टेबल में आपको दे भी रखा है कि कौन सी बीमारी है, जैसे कि सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जो कि आपको किसमें मिलती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, हवा के जरिए फैलती है। और ये किसमें होती है, रस्ट ऑफ व्हीट। अब देखो रस्ट ऑफ व्हीट यानी कि ये आपके गेहूं में होते हैं, ठीक है, और ये फंजाई की वजह से होता है, हवा और जो सीड होते हैं, बीज होते हैं खराब, उससे ये फैलती है। येलो बीन मोजैक, ठीक है, येलो बीन मोजैक ऑफ भिंडी, यानी कि भिंडी में होते हैं, इसको ये वायरस की वजह से होता है। कीड़े इसका मेन रीजन, इंसेक्ट है जिसकी वजह से फैलती है। अब देखो फूड पॉइजनिंग क्या होती है। अब देखो फूड पॉइजनिंग से आप लोग बहुत ज्यादा मतलब परिचित हो गया, आप लोगों को पता ही है आज के समय में बहुत से बच्चों को, बहुत से बड़ों को ये चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग बाहर का खाना कम खाइए और अपने घर का खाना अच्छे से खाइए और खाने को हमेशा ढक के रखिए, साफ सफाई से खाइए, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग आपको दे रखा है कि जैसे कि इसमें एक स्टोरी के टाइप में बता रखा है कि वो जो एक पार्टी में गया और उसने वहाँ बहुत सारी चीजें खा ली हॉस्पिटल में, फिर वो दूसरे दिन पड़ा रहा, है ना, उल्टी करता रहा। तो डॉक्टर ने उसे बोला कि ये कंडीशन की चीज की फूड पॉइजनिंग की, जैसे कि आपने कभी फील भी करा होगा, ठीक है। अब देखो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को खराब कर देते हैं, इस वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। जिससे खाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट हो जाता है, एक तरह से हमारे लिए वो जहर का काम करेगा इस तरह का खाना। मेक द फूड पॉइजनस काउजिंग सीरियस इलनेस, इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। इससे जो हमारा लीवर है वो भी खराब हो सकता है, ठीक है, और जो डेथ मतलब डेथ पॉइंट भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है एक व्यक्ति की। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह का खाना खाने से हमें बचना चाहिए। अब देखो फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि हमने फूड के बारे में देख लिया किस तरह का खाना है क्या है, तो उन्हें कैसे हम बचा के रखें। प्रिजर्वेशन मतलब एक तरह से रोकथाम करना, खराब ना हो ताकि। तो देखो पहेली ने कुछ मैंगो लेके आई, ठीक है, ताकि उसने उसे खाया नहीं फॉर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रखे रहे, और कुछ टाइम के बाद उसने देखा कि वो खराब होने लगे। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंडमदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जब आपने नॉर्मल अपने घर में भी देखा है कि जैसे आप आम लाते हो तो आम उस टाइम तक आप ऐसे रखते हो तो वो खराब हो जाता है, पर लेकिन आप आम का अचार देखो वो कितना टाइम तक आपके घर में रखा रहता है, पर लेकिन वो खराब नहीं होता। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि ऐसा रीजन क्या है। तो देखो ऐसे बहुत से होम मेड मेथड हैं जिसकी मदद से आप अपने खाने को बचा सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। इसे प्रिजर्वेशन फूड इन आवर होम्स, यानी कि हमारे जो घर में खाना वाना बनता है उसको आप ऐसे बचा सकते हो। अब देखो देन जैसे कि आपको दे रखा है कि वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस तरह के खाने को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अब देखो क्या दे रखा है आपको, अब केमिकल मेथड, मतलब केमिकली आप क्या करते हो, जैसे कि मतलब अब ये मेथड है कौन कौन से जिससे हम अपना खाना खराब होने से बचाए। तो जैसे कि नमक, बहुत ही मतलब नॉर्मल सी चीज है, अपने घर में देखा है। सॉल्ट हो गया, ऑयल्स हो गया, जैसे कि मतलब आपने अचार देखा, अचार में नमक कितना ज्यादा होता है, और जो ऑयल होता है वो होता है, वो क्यों होता है इतना, ताकि उसमें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना लगे। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि इसीलिए हम इनके प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। प्रिजर्वेटिव्स कौन, जो खाने को खराब होने से बचाने में मदद करता है। वी एड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेशन टू पिकल, यानी कि अचार में हम एसिड वगैरह भी डालते हैं ताकि वो खराब ना हो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मैथा, देखो आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखना, सॉरी मैंने इसमें निशान नहीं लगाया, आप लोग देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ठीक है, ओके, ये यहाँ तक आपका पॉइंट है। और वी ऐड सॉल्ट और एसिड, हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट और एसिड भी ऐड कर सकते हैं टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स से बचाने के लिए। सोडियम, सोडियम क्या दे रखा है यहाँ पे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाविसुल्फाइड। ओके, मेटाविसुल्फाइड हो गया। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि यूज होते हैं। दीज आर आल्सो यूज इन जैम, यानी कि जैम आपने देखा होगा, स्क्वैश, स्क्वैश मतलब जो आपने जूस देखे हैं, जूस के जो बॉटल्स वगैरह आती हैं ऑलरेडी बनी हुई, ठीक है, जैसे रियल का आता है बॉक्स टाइप में बन के, तो उसमें भी इनका ही यूज होता है, इन केमिकल्स का, सोडियम बेंजोएट और सोडियम। ओके, अब देखो देन नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब देखो कॉमन सॉल्ट जो होता है उससे आप कैसे बच सकते हो, मतलब वो किस तरह से आप खाने को बचा सकते हो। तो मीट एंड फिश आपने देखा है, उनको आप अगर लंबे टाइम तक रखना चाहो तो आप उसे नमक में डाल सकते हो, नमक में रख दो। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, यानी कि सूखे नमक से आप उसे कवर कर दो, इससे उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं करेगा। तो आप लोग इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। ये क्यों है, क्योंकि मतलब इससे ताकि आपको पता चले कि खाने को आपको कैसे बचाना है। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, यानी कि कच्चे आम हो गए, आंवला हो गया, ठीक है, इन सब के लिए भी यूज होता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि अब जो शुगर होता है उससे आप कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हो, प्रिजर्वेशन समझते हो। प्रिजर्वेशन जैसे कि हमने बोला ही, अब देखो मतलब जो शुगर है उससे आप कैसे, यानी कि जो चीनी होती है आप उससे कैसे बचा सकते हो। जैसे आपने जैम जेली देखी है, वो लंबे समय तक रहता है। स्क्वैश फिर से आ गया है, तो वो किसके जरिए इतने लंबे समय तक रह सकता है, शुगर की वजह से। शुगर क्या करती है, मॉइस्चर को रिड्यूस करने में मदद करती है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ ना कर पाए और जो खाना है वो स्पॉइल ना हो पाए। देखो ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मतलब ये निशानी लगा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आप कैसे ऑयल से, विनेगर से, या फिर शुगर से या सॉल्ट से कैसे आप क्या खाने को प्रिजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ऑयल एंड विनेगर से कैसे करोगे। तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल, यानी कि ऑयल और विनेगर से क्या होता है कि पिकल यानी जो अचार होता है वो बचता है, ठीक है। मतलब यही रीजन है कि उसका अचार इतने लंबे टाइम तक बना रहता है और उसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट हो गया, उनमें को भी प्रिजर्व करने का यही तरीके हैं। अब देखो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो जैसे कि आपने दूध लेके आते हो घर पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। हीट एंड क्या है आपका, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या करें, जैसे आप दूध लेके आते हो तो भाई दूध को गर्म करते हो ना आप लोग, उस टाइम तक क्यों करते हो, ताकि भाई क्या जो दूध है, कच्चा दूध क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, इसीलिए उसको गर्म करते हैं। बॉइलिंग से मतलब उबालने से क्या हो जाता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है ना कि पानी जब खराब आने लगता है तो आप उसे क्या बोलते हैं कि आप उसे अच्छे से उबाल लो, ठीक है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। तो सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और ऐसे ही अब कोल्ड मेथड में क्या करते हैं, हम जो भी खाना है उसे हम फ्रीज में रखते हैं, ठीक है। लोअर टेम्परेचर पे भी क्या होता है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, जिस वजह से वहाँ पे खाना क्या रहता है, सेफ रहता है। अब देखो पैस्चराइज मिल्क, पैस्चराइज मतलब वही प्रोसेस है जिसमें आप दूध को गर्म कर रहे हो। देखो पैस्चराइजेशन में क्या हो रहा है, कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी कि जो भी हार्मफुल है माइक्रोब्स हैं उनको ये मारने में मदद करता है। इसमें क्या कर रहा है कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकंड तक उन्होंने गर्म करा, ठीक है। जिससे क्या होगा, फिर आपने उसे क्या कर दिया, आप गर्म करने के बाद ठंडा कर दो और आसानी से आप उसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या हो गया, उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ उसमें रुक जाती है। अब ऐसे ही दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इसमें आ रहा है कि लुई पास्चर ने ही इसकी खोज करी थी पास्चराइजेशन की, और इसी प्रोसेस का नाम पास्चराइजेशन है। पास्चराइजेशन मतलब इसमें दूध को थोड़ी देर के लिए गर्म कर रहे हैं 7 डिग्री पे 15 to 30 सेकंड, और फिर आप उसे ठंडा करके आसानी से रख सकते हो। स्टोरेज एंड पैकिंग में क्या कर रहे हैं आप, भाई स्टोर भी तो कर सकते हो आप खाने को। दिस डेज भाई जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आज के समय में आपको वो एयर टाइट मिलती हैं, पैकेट वगैरह में भी प्रोवाइड हो जाता है। तो वो क्यों करता है, ताकि उसमें क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि एक फ्रेंडली
बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम, जिसके बारे में हमने पहले क्लास में पढ़ रखा है। ये क्या हेल्प करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन की, मतलब जो नाइट्रोजन है वो एटमोस्फेयर में होता है, मिट्टी में नहीं होता है, सॉइल में। तो हेल्प करता है कि जो सॉइल में इस नाइट्रोजन को मिलाने का, फिक्स करने का, फिक्स करने का। तो इसी को आप राइजोबियम भी बोल सकते हो। ये ज्यादातर कहाँ रहता है, जो भी जैसे दाने वाले जो भी हो गए, दालें वगैरह, तो उन जो भी दालें वाली फसलें हैं, लेग्यूमिनस जिन्हें आप बोल सकते हो, प्लांट्स, उनकी रूट में रहता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, ताकि वहां से वही खाना भी मिल जाता है उसे, और वो नाइट्रोजन को भी क्या करता है, मिट्टी में मिलाने की हेल्प करता है, ताकि आसानी से काम हो सके। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू, अब देखो कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन कैसे फिक्स हो रहा है, थ्रू द एक्सचेंज ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कभी कभी जैसे बिजली वगैरह कड़कते है उस टाइम पे भी ये प्रोसेस होती है, लेकिन मैक्सिमम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो हेल्प है, ये राइजोबियम ही करता है। ये इंपॉर्टेंट नाम है राइजोबियम, जो मैंने अभी आपके लिए लिया, मतलब अभी मैंने जो अभी लिया है, तो याद रखना आप लोग इसे, और इसकी जो अच्छे से याद रखना, जो भी स्पेलिंग वगैरह है, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं आपसे, पूछा भी जाता है। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, देखो जैसे हमारा एटमोस्फेयर है, उसमें 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, हर चीज के लिए जरूरी है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन हो गया, दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट। अब देखो एटमोस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन होता है उसे डायरेक्टली प्लांट नहीं ले पाता, तो क्या है, तो वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सर्टेन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया है, मदद करते हैं। ठीक है, एंड ब्लू, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, जैसे कि आपने आसपास नदियों के आसपास देखा ना, काई टाइप में हो जाती है, ब्लू ब्लू सी ग्रीन सी, वो हेल्प करती है इसमें, ताकि वो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है वो फिक्स हो जाए है जमीन में। अब देखो फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट, देखो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि देखो ये सारा मैंने यहाँ पे निशानी लगाया था बीच में, आप लोग याद रखें इसको, कि इन द फिक्स सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक atmosphere and convert it into components of nitrogen. ठीक है, once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plant। अब देखो जब ये नाइट्रोजन मिट्टी में आ जाता है, सॉइल में आ जाता है, तो इसे कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा, फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट, यानी कि रूट की मदद से। और नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर compounds, animal feeding and sorry, on plants get these proteins and other nitrogen compounds। ठीक है, यानी कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स के जो पार्ट होता है, एनिमल जो भी गोबर वगैरह डंग करते हैं, उन सब मतलब जो वेस्ट होता है, वो भी एक तरह से नाइट्रोजन को ही मिट्टी में लाने में हेल्प करता है। बोलते हैं ना, जो मिट्टी में मिल जाता है वो अचानक से कूड़ा कचरा, वो कहाँ हो रहा है, उसी से तो मदद मिल रही है नाइट्रोजन के लिए। अब देखो कुछ जैसे कि इसमें दे भी रखा है एक्चुअली, कि व्हेन प्लांट an animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogen compounds to be used by plant। और देखो जब ये मिट्टी में मिल जाता है, तो वहां से वो नाइट्रोजन कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बना रखा है रूट वाले से। अब देखो इसमें कोई डिफिकल्ट पॉइंट्स तो नहीं है, और ये सारी कहानी जो अभी मैंने पढ़ी नाइट्रोजन की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, 3 या 4 में भी आ सकते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से याद करना है, सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर वहाँ पे दे दूंगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कंस्टेंट। अब देखो यहाँ पे भी आपको एक तरह से नाइट्रोजन साइकिल दिखा रखा है, कि देखो किस तरह से एरोज की, देखो आप देखो, जैसे कि हमारा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करता है, दो एरोज आ रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है बैक्टीरिया के जरिए, फिर लाइटनिंग के जरिए भी हो रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि उसको सॉइल में मिलाने में मदद कर रहा है। अब देखो फिर देन उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन द सॉइल, देखे ना कि अब मिट्टी में मिल गई, मतलब जो भी नाइट्रोजन थी वो सारी कहाँ मिल गई है, मिट्टी में मिल चुका है। फिर देन उसके बाद ये कहा जा रहा है, वापस से बैक्टीरियम टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, तो ये गैस में भी इसे कन्वर्ट कर रहा है, वापस से ये कहाँ जा रहा है, गैस के थ्रू, तो ये वापस से एटमोस्फेयर में मिल गया। फिर देन अब देखो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो बना था यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, अब देखो यहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, अपटेक बाय प्लांट, प्लांट भी ले रहे हैं। अब प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे, तो उनको मिल रहा है ये, है ना, एनिमल्स से जो नाइट्रोजन है वापस से जो वेस्ट के रूप में है, जो भी एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, वो वापस से कहा जा रहे हैं, वापस से सॉइल में ये मिल रहा है। तो देखिए ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है, जो कि मैंने आपको अभी बताई है, ये कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको लास्ट में भी दे रखे हैं चैप्टर के, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है,
अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। हम आपको सारे आंसर वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और हमारी इस वीडियो को आप लोग लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं सब आप लोग लिख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर से ही बनते हैं। ठीक है, और जो अदर जो भी है तो बच्चे ये बोलते हैं कि भाई नहीं बने क्वेश्चन जो दे रखे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बीच बीच में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखना और हमारे यूट्यूब चैनल वेब कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर करना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। आप लोग इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल वेब कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग जब भी कमेंट कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।